हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, हम एमसीक्यू सीरीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और इस डिस्कशन में हमने अभी उठाया है सेल चैप्टर। और सेल चैप्टर्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी कंसेप्चुअल है हम सारा यहाँ पर कवर कर लें। तो आइए दोस्तों, हम एमसीक्यू सीरीज को फिर से एमसीक्यू सीरीज को इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज के लिए क्या है, ट्यूबलिन प्रोटीन के बारे में बात की जा रही है। पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, ट्यूबलिन अकर्स इन व्हाट। ट्यूबलिन क्या है, सबसे पहली बात हमें यह पता होनी चाहिए। ट्यूबलिन जो है हमारे पास वो क्या है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, राइट। हमने कल भी बात की थी इस लेक्चर में कि हमारे पास जो ट्यूबलिन है, ट्यूबलिन जो है हमारे पास क्या है, एक प्रोटीन है, राइट। और ये प्रोटीन जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जितने भी हमारे सेल में क्या है, ऑर्गेनल्स बन रही हैं, उनकी मोबिलिटी की बात की थी हम लोगों ने। तो उनकी मोबिलिटी के लिए जैसे कि सीलिया हैं, फ्लैजेला हैं, जो कि एक सेल को हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, लोकोमोशन को शो करने के लिए, राइट। तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन मेनली जो है या तो उनके स्पिंडल्स बनाने में हेल्प कर रहा है या तो क्या कर रहा है, उनकी जो मोबिलिटी है, उनकी जो लोकोमोशन है उसमें हेल्प कर रहा है। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो कह रहा है ट्यूबुलिन प्रोटीन अकर्स इन व्हाट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने बात की थी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी वो बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड से, राइट। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो ये इसका आंसर नहीं हुआ। गोल्गी बॉडीज की अगर बात करें, वो भी जो है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है, तो दैट मींस वहां पर भी हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होंगे। तो आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सीलिया एंड फ्लैजेला। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो हेल्प कर रहा है उसकी, क्योंकि हमने साइटोस्केलेटन की बात की थी। तो साइटोस्केलेटन मैंने आपको बोला था इट मे बी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। तो वहां पे हमारे पास ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, इस तरीके के प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द फोटोग्राफ और डायग्राम ऑफ मेटाफेसिक क्रोमोसोम arranged in homologous pair according to their length and thickness, position of centromere is called, right। तो पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक बताती हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है फोटोग्राफ और डायग्राम किसकी, मेटाफेसिक क्रोमोसोम की बात की जा रही है दोस्तों। तो मेटाफेसिक क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो व्हाट इज मेटाफेसिक क्रोमोसोम। मेटाफेसिक का मतलब है ये बात कर रहा है हमारे पास क्या, मेटाफेज की। और मेटाफेज क्या है, इसका एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या, मेटाफेज जो है सेल हमारे पास क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। और जब वो सेल डिवाइड करता है वो सेल एक साइकिल में जाता है जिसको हम सेल साइकिल बोलेंगे, राइट। सेल एक डिवीजन के लिए एक साइकिल में ऑपरेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। और उसी सेल साइकिल में हमारे पास एक फेज होता है जिसको हम एम फेज बोलते हैं। एंड इन बिटवीन दैट एम फेज हमारे पास फर्दर फेसेस हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, अगर हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, एंड टेलोफेज, राइट। तो हमें जो याद रखनी है चीज वो यहाँ ये याद रखनी है, मेटाफेसिक क्रोमोसोम्स की बात करी जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो मेटाफेसिक क्रोमोसोम है हमारे, वहां पे किसी भी क्रोमोसोम को अगर आपको बेस्टली स्टडी करनी है, उसकी मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी अगर बेस्ट स्टडी करनी है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन निकल जाएगा। मोर्फोलॉजी अगर कभी भी किसी क्रोमोसोम की अगर आप पढ़ना चाहते हो तो विच इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी अ मोर्फोलॉजी ऑफ अ क्रोमोसोम, तब आप बोलोगे मेटाफेज स्टेज जो है दैट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी अगर हमें उसकी मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, राइट। दूसरी चीज यहां पे पूछा गया है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में। तो दोस्तों होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है, हमारे पास ये पोज करो ये क्रोमोसोम है, राइट। ये क्रोमोसोम हो गया। सिमिलरली हमारे पास यहाँ एक और क्रोमोसोम होगा,
ये जो दो चीजें हैं, ये दोनों जो है हमारे पास, ये 1 क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम, राइट। बात की जा रही है होमोलोगस पेयर की। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, स्पेसिफाइड करें इन चीजों को, तो आपको 2-3 चीजें जो है पहले से पता होनी चाहिए। वो क्या? ये जो बीच में हम बना रहे हैं, ठीक है, दिस इज द सेंट्रोमियर, दिस इज द सेंट्रोमियर, जहां से क्रोमोसोम जो है वो क्या रहता है, अटैच रहता है, राइट। उसके बाद दीज आर कॉल्ड एज द क्रोमैटिड आर्म, दीज आर कॉल्ड इट इज एज द क्रोमैटिड आर्म। अब ये भी क्रोमोसोम है एक, ठीक है, और अगर सिंगल क्रोमैटिड आर्म होगी तो भी वो एक क्रोमोसोम है। यहां पर अभी आप बोलोगे तो ये यहां पर अभी क्या है, यहां पर जो क्रोमैटिड आर्म्स हैं वो डबल है। पहले हमने क्रोमैटिड आर्म सिंगल बनाई थी, लेकिन अब हम जो बना रहे हैं क्रोमैटिड आर्म वो कैसी है, डबल है। बीच में जो है पोजीशन वो क्या है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर की पोजीशन जैसे जैसे चेंज होती है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्रोमोसोम की शेप जो है वो चेंज हो जाती है, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं मेटाफेज पे। मेटाफेज पे क्रोमोसोम बिल्कुल जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पर आकर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉपरली क्रोमोसोम्स की कंडेंस फॉर्म में एक लेंथ बन जाती है, और इस वजह से ही हम उसको बेस्टली उसकी मॉर्फोलॉजी मेटाफेज स्टेज में पढ़ पाते हैं, राइट। अब यहां पर अगर देखें तो ये ए क्रोमोसोम है और ये दोनों आर्म्स इसकी हैं, तो हम इन दोनों को बोलेंगे दीज आर कॉल्ड एज द सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास यहां एक क्रोमोसोम और है तो ये तो सेम रहेगा सेंट्रोमियर, ये क्रोमैटिड आर्म्स। लेकिन दोस्तों ये आर्म और ये आर्म आपस में सिस्टर नहीं है, तो आप इन दोनों को आपस में बोलोगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आर्म बोलोगे। लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम आपस में कैसे हैं, दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अब हमारे पास कि हमारे पास अगर इनकी रिप्रेजेंटेशन करवानी है होमोलोगस पेयर में अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ और थिकनेस और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आप इसको जो है याद रख लो, वी कॉल्ड दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, जहां पे हम फोटोग्राफिकली उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां हम उसको बोलते हैं आइडियोग्राम, राइट। क्रोमोग्राम्स जो है वो फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं ताकि फोटोग्राफ्स को कलरेशन इंपैक्ट कर सके। और कैरियोग्राम की बात करें, कैरियोटाइप की बात करें, तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अरेंजमेंट कर रहे हैं कैरियोटाइप का अकॉर्डिंग टू कि किस तरीके से जो है क्रोमोसोम्स को असेंबल किया जाएगा। लेकिन जब बात आती है इसकी फोटोग्राफिकली, तो आप बोल सकते हो कि कैरियोटाइप की डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आइडियोग्राम है, राइट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो भी कैसा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो हमने कल ही बात की थी, जिसने हम लोगों ने इस बारे में डिस्कशन किया था, और जिन्होंने प्रीवियस एमसीक्यू लेक्चर नहीं देखा है वो एक बार जाके उसको देख सकते हैं, और वहां पर मैंने इसके बारे में डिस्कशन की है, राइट। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात की हमने 1972 सिंगर एंड निकोलसन ने जो मॉडल दिया। सो आंसर सामने है हमारे पास, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो मैंने वहां डिस्कशन की थी कि इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा जाता है, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, राइट। Then the next question is, which ion holds the ribosomal subunit? Which ion holds the ribosomal subunit together? भाई राइबोसोम्स की बात की जा रही है, वो चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, तो दोनों राइबोसोम्स जो हैं आइदर इट इज ऑफ 70s और 80s टाइप। तो कभी भी मैंने बात की है हमेशा कि राइबोसोम्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री, राइट।
तो दोस्तों अगर राइबोसोम्स जो है हमारी प्रोटीन फैक्ट्री है, फंक्शनली सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी उन पे डिपेंडेंट है, लेकिन जब तक प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होनी होती है दोस्तों, तब तक जो है राइबोसोम्स जो है, क्योंकि उनके पास हमें मालूम है एक लार्जर सब यूनिट है और एक बिल्कुल सही एक स्मॉलर सब यूनिट है, तो वो दोनों यूनिट आपस में हमेशा अटैच नहीं रहते। तो एक आइन है जो उनकी क्या कराता है, एसोसिएशन करवाता है। तो दो पार्टीज कभी भी अपने आप तो नहीं मिल पाएंगी, तो एक बीच में कोई कनेक्शन होता है जो उनको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से आइंस जो हैं वो राइबोसोमल सब यूनिट्स को आपस में जोड़ के रखते हैं दोस्तों। तो आंसर इसका आप याद रखेंगे, दैट इज द मैग्नीशियम आइंस, जो क्या करते हैं, राइबोसोम्स को क्या करते हैं, बाइंड अप करके रखते हैं। और साथ ही दोस्तों आप याद रखिएगा 0.001 मोलर कंसंट्रेशन चाहिए। विदाउट दिस कंसंट्रेशन, अगर ये कंसंट्रेशन नहीं हो तो राइबोसोम्स जो है वो बाइंड अप नहीं कर सकते। इससे कंसंट्रेशन अगर लेस देन है तो दे डू नॉट एसोसिएट टुगेदर। कंसंट्रेशन मेनली इतनी चाहिए, तब जाकर जो है वो राइबोसोम्स जो है उनकी यूनिट्स जो है वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ पाते हैं। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ व्हाट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें मालूम है, सबसे पहले हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट दोस्तों। तो जो वो फॉस्फोलिपिड्स हैं या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास, जो बाइंड अप हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रेम कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है। तो पहला ऑप्शन है कि पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज का मतलब ये बात कर रहा है सेलुलोज की तरफ, राइट, दैट इज द पॉलीमर्स। ग्लूकोज की चेन जो बन रही है, तो दैट मींस कोई पॉलीसेकेराइड बनने की कोशिश में है। तो दोस्तों हमें मालूम है यहाँ पे कोई भी पॉलीसेकेराइड नहीं होता, राइट। दूसरी बात की जा रही है प्रोटीन एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड लेयर। तो बिल्कुल सही, हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स ही जो है, प्रोटीन जो है वही तो एम्बेडेड रहते हैं हमारी किसमें, हमारे फॉस्फोलिपिड्स में, राइट। फिर कह रहा है आगे, तो ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं कि गलत ही हैं। देखिए फिर से कह रहा है प्रोटीन्स जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में है या तो कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बोहाइड्रेट तो कहीं पे भी नहीं है इसका जिक्र, तो आंसर जो है इसका वो क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स दैट आर एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड्स, राइट। तो देखिए कंसेप्ट अगर आपको पता हो तो आपके क्वेश्चन जो हैं उनमें मिस्टेक्स होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, कम, राइट। तो कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि जो है आपके क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, SER की बात कर रहे हैं, हाउ SER इज डिफर फ्रॉम RER। तो पहले हमें SER और RER के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। तो ER जो है, ER माने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे पास, यूजुअली आपने फिगर देखी है, दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट। और इस न्यूक्लियस के साथ दोस्तों हमारे पास कुछ इनफोल्डिंग से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, राइट दोस्तों। अब क्या होता है कि हमारे पास राइबोसोम्स जो हैं वो कभी कभार जो है वो इनके साथ जाकर क्या हो जाते हैं, अटैच, ठीक है। ER के साथ हमारे राइबोसोम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं दोस्तों। और ER जब राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाएं, then they will form the rough endoplasmic reticulum, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? देखिए ये सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जब यहाँ पर राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे तो आप अगर उसकी सरफेस पे अगर मूव करोगे तो आपको दिखेगा वो स्मूथ सरफेस नहीं रहेगी दोस्तों। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि अगर हमारे पास RER में राइबोसोम्स ना हो तो
then it will frame SER, that is smooth endoplasmic reticulum, right? So दोस्तों अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की, तो हमारे पास जो है आरईआर मेनली हेल्प करता है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, और एससीआर जो है वो मेनली फॉर्मेशन करता है किसकी, लिपिड्स की। जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, हमारे पास जितने भी हार्मोन्स हैं, जैसे हम बात करें टेस्टिस की, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो उनमें जितने भी है वो आरईआर रोल करता है वहां पर। लेकिन जो मेनली हमारी प्रोटीन सिंथेसिस है, चाहे फिर वो हमारे पास जो है हमारे मसल्स क्यों ना हो, हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रही हूं मैं, हमारे मसल्स क्यों ना हो, हमारे मसल्स की जो प्रोटीन फॉर्मेशन है वो भी यही कर रहा है, राइट। हमारे नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, नीजल ग्रेन्यूल्स की बात करें, तो वहां पर भी हमारे पास आरईआर ही प्रेजेंट होता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है कि एसईआर कैसे डिफर करता है आरईआर से। तो पहला देखिए, कह रहा है कि वहां पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं अभी तक। फिर से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है, पहले बोल रहा है प्रेजेंस, फिर बोल रहा है एब्सेंस, तो ऐसा तो कोई कंसेप्ट नहीं है। फिर बोल रहा है कि एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स ऑन सरफेस या एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन सरफेस। तो एसईआर डिफर फ्रॉम आरईआर, क्योंकि आरईआर में प्रेजेंट होते हैं हमारे राइबोसोम्स और एसईआर में वो प्रेजेंट नहीं होते। तो दैट इज द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन सरफेस। किसकी, हमारे पास आरईआर में प्रेजेंट होंगे, एसईआर में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तभी उनको हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, या आई होप यहां तक आपको कोई कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अबाउट द सेंट्रियोल। Centriole is surrounded by dense amorphous protoplasmic masses. Centriole is surrounded by dense amorphous protoplasmic masses. तो दोस्तों बात की जा रही है सेंट्रियोल्स के बारे में। तो सेंट्रियोल्स की अगर मैं बात करूं, तो सेंट्रियोल, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि सेंट्रियोल्स जो है इट इज अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है इसमें, पहली बात। दूसरी बात, मेम्ब्रेन नहीं है तो दूसरी बात क्या याद आपको रखनी है, मेम्ब्रेन ना होने के कारण ये सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तीसरी चीज जो इसका फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है सेंट्रियोल्स का, कि इट मेनली हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो अगर हमें सेल डिवीजन करवानी है एनिमल सेल में, तो वहां पे सेंट्रियोल्स का होना जरूरी है, बिकॉज द स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे तब जाके वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे, और जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेंगे तभी जो है एक सेल डिवाइड कर पाएगा दोस्तों। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सेंट्रियोल जो सराउंडेड रहते हैं, ये हमारे सेंट्रियोल है, राइट। एक्चुअली में क्या है, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट को और बता देती हूँ। एक्चुअली में हमारे पास जो बॉडीज हैं वो होती है सेंट्रोसोम्स, और ये सेंट्रोसोम्स में हमारे पास, इन सेंट्रोसोम्स में हमारे पास ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किस तरीके से अरेंज होते हैं सेंट्रियोल्स, ये हमारे पास पेयर में प्रेजेंट होते हैं, राइट। सबसे पहले सेंट्रोसोम में आप ये याद रखना होगा, तो ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ दूसरी बात, दे ऑलवेज अलाइंड एट 90 डिग्री एंगल। ये दिख रहा है आपको, दे अलाइंड एट 90 डिग्री एंगल। और इसके बाहर जो है दिस इज द, क्योंकि मेम्ब्रेन तो नहीं है लेकिन ये डेंस मास प्रेजेंट है, राइट। तो ये बात कर रहा है हमारे क्वेश्चन में भी, वो डेंस मास जो है वो किसका बना हुआ है दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं मैज्यूल्स, राइट। वहां पे कोई मेटामोलिक्यूल्स नहीं होते, कोई सेल के ग्रेन्यूल्स नहीं होते, कोई साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स नहीं होते, मैज्यूल्स होते हैं। और मैज्यूल्स क्या हैं, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स
जो स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करते हैं, और वो स्पिंडल फाइबर्स बाद में जाके क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो पाते हैं और जिसकी वजह से सेल डिवीजन होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई इसमें से प्रोकैरियोट्स की बात की जा रही है, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी दैट इज फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले इंक्लूजन बॉडीज की अगर बात करें तो इंक्लूजन बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं दोस्तों जो क्या करती हैं, स्टोरेज का काम करती है, दैट हेल्प इन द स्टोरेज। तो कोई भी हमारे पास स्टोरेज, जैसे अगर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कोई नॉर्मल कंडीशंस अगर नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस है, तो हम क्या करते हैं, हाँ, जैसे अगर हमें पता चले कि कर्फ्यू है या कुछ टाइम पीरियड का ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, राशन अपने घर में थोड़ा ज्यादा रख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर हम उसको अगर कुछ ऐसी सिस्टमैटिक तरीके से चीजें ना हो तो हम यूटिलाइज कर सके, राइट। वैसे ही हमारे सेल भी जो है दोस्तों इसी तरीके से काम करते हैं। हमारे सेल भी जो है वो क्या करते हैं, चीजों को स्टोर करके रखते हैं ताकि जब इमीडिएटली कोई चीज जरूरत हो तो उस टाइम पे बॉडी थोड़ा सा उस चीज को क्या कर ले, टैकल कर ले, राइट। तो हमारे पास वैसे ही इंक्लूजन बॉडीज जो है वो हेल्प करती हैं स्टोरेज करने के लिए। किसकी स्टोरेज दोस्तों, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं या फिर ग्लाइकोजन्स हैं, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म की बात कर रही हूं मैं, इट में बी स्टार्च ग्रेन्यूल्स, इट में बी ग्लाइकोजन जो है मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो वैसे ही पूछ रहे हैं इसमें से प्रोकैरियोट्स के केस में इंक्लूजन बॉडी कौन सी नहीं है। तो मैंने आपको पहले बोला है क्वेश्चन में नॉट, और इस चीज का ध्यान रखिए, नॉट है, नहीं है, नहीं है। तो अगर नहीं है तो यहां पर आंसर क्या होगा, साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में उनमें साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी नहीं होंगे क्योंकि उसमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगी। पॉलीसोम्स की अगर बात करें तो पॉलीसोम्स जो है वो क्या है हमारे पास, जब हमारे पास मोर देन 2 से ज्यादा राइबोसोम्स एक एमआरएनए चेन के ऊपर अटैच हो जाते हैं दोस्तों, तब हम उसको पॉलीसोम्स बोलते हैं, राइट, जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये भी आंसर नहीं हुआ। एक मिनट। हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें, सॉरी एक मैंने गलती कर दी यहां पर, एक मिनट, चलो भाई मुझसे भी थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पर। वो क्या, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स जो है, इसका मतलब ये तो स्टोर कर रहा है क्योंकि साइनोफेसियन उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, राइट। ग्लाइकोजन में भी बात करोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो भी ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा है। पॉलीसोम्स में मैंने बोला यहाँ पे स्टोरेज नहीं है क्योंकि पॉलीसोम्स में राइबोसोम्स जो है वो डाइमर फॉर्मेशन कर रहा है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉस्फेट जो है वो स्टोर हो रहा है। तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे, लेकिन पॉलीसोम्स वाला ऑप्शन होगा क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है दोस्तों। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो कंफ्यूज मत रहना इस चीज में, क्या बोला गया है, नॉट बोला गया है। इंक्लूजन बॉडी कौन सी नहीं है ये पूछी गई है, और इंक्लूजन बॉडीज नहीं है तो दैट मीन्स नॉट पूछा है। तो जो नहीं है, क्योंकि ये भी इंक्लूजन बॉडी है, ये भी इंक्लूजन बॉडी है, ये भी इंक्लूजन बॉडी है, लेकिन ये नॉट इंक्लूजन बॉडी है, राइट। दिस इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, राइट। फिर पूछ रहा है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, इट इज सिर्फ यूकैरियोटिक में होगी, ईआर भी सिर्फ यूकैरियोटिक में होगा, न्यूक्लियस भी प्रॉपर यूकैरियोटिक में होगा। एक राइबोसोम्स ऑर्गेनल ऐसी है जो प्रोकैरियोट्स में भी मिलेगी आपको और यूकैरियोट्स में भी मिलेगी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सेंट्रियोल इज एब्सेंट। कौन से सेल में सेंट्रियोल जो है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। सो दोस्तों सेंट्रियोल की बात कर रहा है, तो अभी हमने बोला सेंट्रियोल जो है हमारे पास वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो एक सेल अगर एपिथेलियल सेल है तो वहां पर भी हमारे पास सेंट्रियोल की जरूरत तो रहेगी। ग्लैंड सेल क्यों पूछोगे तो वहां पर भी सेंट्रियोल की जरूरत चाहिए क्योंकि उसको फंक्शन करना है।
लीवर सेल में भी चाहिए क्योंकि उसको बहुत सारे फंक्शंस करने हैं। तो इन सब में जो है प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। लेकिन अगर हम बात करें नर्व सेल की, तो नर्व सेल दोस्तों हमारे पास जो न्यूरॉन्स एक बार बन जाते हैं तो उनमें दोबारा डिविजन्स नहीं होती। एक बार वो सेल साइकिल में एंटर कर जाते हैं, एक बार डिवीजन करते हैं, आफ्टर दैट वो जीवन फेज को क्या कर देते हैं वो हटा देते हैं। जीवन फेज में एंटर ही नहीं होते, जीवन फेज से डायरेक्टली जी नॉट फेज में चले जाते हैं, क्यूसेंट फेज में, जहां पर वो डिवीजन नहीं करते। तो आंसर जो है पूछा जा रहा है क्योंकि इसका मतलब डिवीजन नहीं करनी है, तो दैट मीन्स वहां पर सेंट्रियोल्स जो है वो नहीं होंगे। सो नर्व सेल्स जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, जिसमें ये क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं दोस्तों। सो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट जो है वो नहीं होगा, सारे आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। राइट फ्रॉम आफ्टर द लेक्चर आप जो है ये पीडीएफ हमारी KCZ ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में इनके बारे में हमें बता सकते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।